तैयार, अरे नेता हैं तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलके पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच जो यहां पे आज आए हैं और जो रेगुलर आते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल, मुद्दे, बातचीत सबका बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, माशाल्लाह आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। बस ऊपर वाले क्या रहे हैं। कहां से आना हुआ आपका? हावड़ा। बंगाल दी केस चेंज, बंगाल दी केस चेंज। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला आपसे भी जोड़ूंगा, वो तमाम सारे लोग जो दूर से भी आए हैं उन सभी। आपका कहां से आना हुआ? तो दिल्ली के हैं। तो दिल्ली वाले तो एक अपने ही रुआब में रहते हैं कि वो हावड़ा वाले होंगे हावड़ा के। मैं तो दिल्ली की हूं, मैं तो दिल्ली की हूं। जैसे दिल्ली जो है अगर ना हो या पूरा देश दिल्ली है, नहीं ऐसा नहीं है। हावड़ा नहीं है तो फिर दिल्ली भी नहीं है, जयपुर नहीं है तो फिर दिल्ली भी नहीं है। सारे लोगों से मिलकर दिल्ली बनती है और दिल्ली के तो अपना कुछ है ही नहीं, सारे लोग परदेसी हैं, सारे लोग परदेसी हैं। जो यहाँ के मूल हैं वो तो पता ही नहीं, बाकी जो कुछ बचे बचे थे वो सब मुझे नहीं मालूम। इतिहास के तमाम सारे पन्ने आज उखाड़ेंगे तो पता चलेगा। एनीवे, ठीक है, आप कैसे आना हुआ? अच्छा लगा। आई एम अ सिंगर। अच्छा, गा लेती हैं आप? एक कोई 2 लाइन सुनाइए। हाय ये मेरी आंखें रात भर करे बात तेरी, हाँ तेरी, आए जो तेरी यादें रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी, हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तू ही तो मेरा जहां, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ये टीम कहां से आई है? इधर ये कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही है, बिहार से। नहीं, बिहार और यूपी ना मिले ये शो में तो लगता ही नहीं है कि दाल में नमक आया है, लगता छूट गया कुछ। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। जी, दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? मुजफ्फरनगर से हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आ गए तो गुड़ आ गया। जी, मंडी से। कहा जी, बोलिए क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा। तो प्रियंका क्या करती हैं आप? जॉब करते हैं एमएनसी। जॉब एमएनसी में करती हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या नाम है? प्राची भगत। प्राची। प्राची कहाँ के रहने वाली? दिल्ली, बिहार से। बिहार में कहाँ से? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। आज बिहार का ही मसला है, बिहार पे ही थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम। बाकी और सारे मुद्दे जो हैं वो आएंगे बीच में। बड़ी लंबी मेहमानों की फेहरिस्त है आज, कुछ नए मेहमान भी आए हैं, उनसे भी तारुफ कराएंगे आपका। हाँ, तो कुछ कहना चाह रही थी? तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। बिहार का आदमी चुप मिल जाए तो मतलब समझो इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बिहार का आदमी ऐसा होता नहीं, कुछ बोलता जरूर है और बोल के जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। कितने संतुष्ट और कितने मुतमईन लोग हैं। इनका चेहरा पाजी बाहर से पास से दिखाओ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कहें कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं कहना और मैं बहुत अच्छी हूं, बहुत अच्छी। क्या जहां करें? आ जाइए, आप ही की बात हो रही थी, आ जाइए। एक्चुअली में लोग मुद्दे झांकते हैं, हम भी मुद्दे ही झांकते हैं। परेशान मत होइए, 1 महीने से आपसे नहीं पूछा है, बदहजमी नहीं होगी आपको। लोगों से सवाल ना करो, पूछो ना। और कुछ लोगों की तो आदत ऐसी यहां से पड़ी है कि जब तक वो बोल नहीं लेते हैं घर में जाते ही नहीं है। 2-4 बार लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। बोले साहब बोलने की आदत है। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कहां से आना हुआ? दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। तो कैसा ट्रेड कैसा चल रहा है इस समय, जो प्राइवेट और अगर बात करें तो? ठीक है। ठीक है, ग्रोथ सही है। हाँ सही है। कुछ मुद्दा, कोई पॉइंट? मैं बात शुरू करूं उसके बाद बोलेंगे या पहले? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ दादा बोलो, बोलो। क्या बोलूं? अरे कुछ बोलो जो तुम्हारा मुद्दा हो, बात करना। क्या नाम है?
सर मेरा नाम है अमन खान। अमन खान जी, बोलो। सर मेरा मुद्दा तो कुछ नहीं है, मेरा मुद्दा बस ये है, जो हिंदू मुस्लिम करेगा हम उसके साथ नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम को एक लेके चलेगा हम उसके साथ हैं। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, क्या चाहिए सर, हमें भारत चाहिए। भारत चाहिए। क्या बात है। अमन नाम है इनका, हुगली से आए हैं, अभी बड़ी चर्चा में था हुगली, वहां से आए। हाँ, अरे कि इसी देश में तो रहते, कोई वहां रहते, कि कैसे पता चला? अरे तुम्हें नहीं तो बोला अभी हुगली, तो मैंने पकड़ लिया। अब पहले बेहोश मत रहो, बाहोश रहो। दो शब्द होते, एक बेहोश एक बाहोश। तो हिंदी कम आती तो बांग्लादेशी की बोली हमें, तो भालो करिए हम बोलते पारी बांग्ला है कौन, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बांग्ला भी बोल सकता हूं। कर्नाटक जाना है, इम्तिहान मेरा तभी होगा कि कन्नड़ बोल पाता हूं कि नहीं। थोड़ी थोड़ी कन्नड़ भी सीखना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी 1 हफ्ते के बीच में निकलूंगा। बच्चे भी आए, छोटे बच्चे भी आए। एक बात मुझे कहनी है बस छोटी सी, कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इतना टेम्परेचर हो रहा है इस देश में, बहुत टेम्परेचर काफी रहा है। मैंने 46-47 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम किया है बाहर खुले में। लेकिन मैं एक चीज बात कहना चाहता हूं, टेम्परेचर जब बताया जाए, और ये जो तमाम सारी एजेंसीज हैं उनको ये भी बताना चाहिए, बताती हैं वो, कि ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, उमस, उसके साथ कितनी घातक हो सकती है गर्मी के साथ, ये जरूर बताया जाए। जब वो घटना हुई जिसमें महाराष्ट्र में लोगों की डेथ हुई, तो वो उसका कारण यही था, आर्द्रता और उसका जो उमस थी, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो निश्चित तौर से थोड़ा टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर उमस ज्यादा होगी तो कितना घातक हो सकती है, ये बहुत जरूरी है इसको जानना, और इस पर देख के ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, एक मसला और था, वो अतीक के चक्कर में छूट गया। दुनिया तो पगलाई हुई थी, अतीक अतीक अतीक, क्या खोज रहे हैं उसमें, फोटो क्या खोज रहे हैं? खोज छोड़िए, इस शो में जो कुछ है वो सब आपका दिमाग है। तो अतीक के चक्कर में एक बहुत बड़ी घटना छूटी मुझसे, और वो घटना थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। बहुत दुखद है, लेकिन ये घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, छुटपुट नहीं है, लगातार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, जिस पर निश्चित तौर से गंभीरता के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि अगर कुत्ते कहीं से उठाए जाएंगे, सलाह किया जाएंगे, तो उनको वहीं छोड़ा जाएगा जहां से वो लिए गए हैं। बहरहाल समस्या दिल्ली की भी है, बाहर की भी बहुत है। बंदरों की, मुझे मालूम है, बंदर भी लेकर भी बहुत समस्या है, और कुत्तों को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं लगातार। जी जी, बंदरों को लेकर सबसे ज्यादा समस्या मथुरा वृंदावन में। अरे वहां तो चश्मा ही उठा ले जाते हैं यार, वहां जो फ्रूटी पिलाओ तो चश्मा मिलता है, वो तो मुझे मालूम। जी, कहां से आना हुआ? सर बिहार से, बिहार में कहां से? नालंदा से। नालंदा से हैं। आज वहीं से लोग मिल रहे हैं मुझे, हुबली से मिल गए, नालंदा से भी मिल गए। जी, अभी वो नालंदा भी चर्चा में बहुत था, कुछ कहना चाहते हैं जातीय जनगणना पे? जातीय जनगणना पर क्या कहना, हम तो यही कहेंगे कि उस पर कानून जितना जल्द बने, सरकार इस पर कानून लगाए आए, और हम लोग उसके साथ हैं। जातीय जनगणना के साथ जातियों के हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से जातीय जनगणना ठीक चल रही है? नहीं ठीक, ये नहीं कह रहा हूँ ठीक चल रही, लेकिन हमारे कहना अगर कर रहे हैं जातीय जनगणना तो सही करना चाहिए। बिहार में ऐसा जातीय गणना कर रहे हैं, उसमें अभी से कोड लगा दिया गया। अच्छा, ठीक है, तो जातीय जनगणना पे एक मुद्दा है, उस पर बात करेंगे, जरूर करेंगे। आपको कुछ बोलना है? जी, मैं आया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, ज्योति कुमार जी, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनीत त्यागी जी, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता चावला, राजनीतिक विश्लेषक, आज शो में आई हैं पहली बार, और यहां से शुरू करें, मेरे शो में पहली बार, वैसे बोलती रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बोलते हैं, ये हल्ला मचाते हैं, इनका नाम ही हल्लाबाज, सूर्या मैथिल हल्लाबाज, ये नाम दिया है मैंने आपका। आप सूर्या मैथिल राष्ट्रवादी बोलते तो मेरे दिल के अंदर हजारों घंटियां बजनी शुरू। इनके मन में हजारों घंटियां बजती हैं, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। भाई गार्ड साहब, उनको पानी आने दो, जरा कुछ हल्ला मचा रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर है आज का मुद्दा, और मुद्दे को जो है सामने रखने के लिए ये बात है कि कांग्रेस ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। अब ये 40% हो सकते हैं ओबीसी,
तो वहां पर भी, और उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का जो क्लॉज है, जो 50% वाला, वो ब्रेक होना चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या है उसी हिसाब से उस पर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। 2011 में जब जनसंख्या की काउंटिंग हो रही थी, तो जनसंख्या जब काउंटिंग हुई तो उसमें एक बात आई थी कि जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर चीजों को उनका आकलन कर रहे थे लोग। अब वो क्यों नहीं आया, यह भी एक सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं रखा गया 2011 में जब उन्होंने जातीय जनगणना की थी, तो उसके बाद वो क्यों नहीं रखा गया, ये जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ किसी ने मुझसे कहा, जब आप शो कर रहे हैं तो 6500 जातियां हैं हिंदुओं में, 6500, 50,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। हाँ, आप मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे होंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि चर्मकार हैं तो 410 उपजातियां हैं, वाल्मीकि 623 उपजातियां हैं, खटिक में 1871 उपजातियां हैं, चमार में 410 उपजातियां हैं, ब्राह्मण में 1008 हैं उपजातियां। सरयू पारी अलग हैं, कान्यकुब्ज अलग हैं, सनाड्य अलग हैं, उधर के उधर, इधर के उधर, पहाड़ वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग। तो इतनी जातियां, उपजातियों में जनगणना की बात है। तमाम सारे मुद्दे हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस से रखना चाहूंगा कि आपने 2011 में जनगणना हुई, उसमें जाति की बात हुई, और रिपोर्ट क्यों नहीं रखी आपने, ये मैं जानना चाहता हूं। 2011 में जो जनगणना हुई तो कांग्रेस यूपीए पार्टी ने कराई, सरकार ने कराई, तो उसमें एक प्रोसेस 1-2 साल लग जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सरकारें हमेशा पूरा 2014 से लेके अभी तक वो 2011 की जनगणना को इसको पब्लिक में करने की बात कर रही है। अभी कर्नाटक में भी राहुल गांधी ने बोला है, जो 3 बातों उन्होंने मुख्य रूप से कहा है, जिसमें 2011 की जनगणना को पब्लिक करने की बात की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो 50% जो आपने कैप लगा रखा है रिजर्वेशन का, वो तोड़ देना चाहिए, जिससे कारण है कि हमारा सशक्तिकरण, किसी का भी आर्थिक और राजनीतिक, अगर उसको तभी पता। मैं ये जानना चाहता हूं 2011 से लेकर अब तक की चुप्पी क्यों थी कांग्रेस की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2014 से पहले तो बोल नहीं रहे थे आप जाति जनगणना पे? 2000 तभी तो 2011 में जाति जनगणना तभी तो कराई थी क्योंकि उसको पब्लिक करना था, तो एक प्रोसेस था। लेकिन 2014 के बाद तो लगातार हो रही थी। लेकिन सवाल क्या है कि इस सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बार बार ओबीसी की बात करती है या किसी की भी बात करती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके इस सरकार में केवल 7% क्यों ओबीसी एससी हैं, क्यों नहीं उसको बढ़ाते हैं? एक बात और महत्वपूर्ण हुई, कर्नाटक में 4% मुसलमानों का आरक्षण था, वो खत्म किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये देख दी गई 23 अप्रैल तक कोई उस पर कुछ नहीं, केंद्र सरकार को जवाब देना है। और उन्होंने वो जो हिस्सा था कांग्रेस, जैसे कर्नाटक में 2 बहुत जातियां तो नहीं लेकिन 2 समूह है, लिंगायत तो वो का लिंगा, उसमें दोनों में बांट दिया था 2-2%। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे आप क्या वजह ढूंढते हैं कि कांग्रेस ने ये बात अब छेड़ी है चुनाव में? क्यों, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का आप दोहरा मापदंड देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी, मैं इतिहास पे जाऊंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि वजह क्या है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये भारत का जो सबसे बड़ा संगठन रहा है उसका चरित्र है कि उनका स्टैंड रहा है फॉरएवर। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, इंदिरा गांधी जी को देखिए, कैसे उन्होंने मंडल कमीशन की जो डिमांड हुआ करती थी उसको ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट की पटल पर पार्लियामेंट की डिबेट में कहा है कि वीपी सिंह को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मंडल कमीशन केवल और केवल भारत को जातियों में बांटने का एक अटेम्प्ट है। आज इनकी क्या मजबूरी बन गई है वो भी मैं बता देता हूं। राहुल गांधी जी को बार बार लॉन्च करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, अलग अलग हथकंडे अपनाए, देश तक को बदनाम कर दिया, तब भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। कांग्रेस की जमीन सारी समाप्त हो गई। आप 2014 से अब तक उठा के देखिए, 53 असेंबली चुनाव में से 41 हारे। पिछले साल के चुनाव उठा के देखिए, 7 में से 6 हारे। मुझे वजह बताइए। वजह केवल एक है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। पूरा सब कुछ इनके सामने आ चुका है। ये एकदम राहुल गांधी जी फेलियर साबित हो चुके हैं। मैं काम करता हूं, मैं ये जनगणना चाहते हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं? उसको अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं? राइट। वजह धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वजह केवल एक है,
राहुल गांधी जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसे देश के विकास को रोकने के लिए 50,000 जातियों और उपजातियों में इसे देश के विकास और इस देश की जनता को झोंकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। ठीक, वजह समाजवादी पार्टी शुरू से ही इसका समर्थन करे, अभी चुनाव की बात नहीं, पहले से भी रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि उनको इसमें करना क्या है, वो इसके पक्ष में या विपक्ष में? जो मुख्य प्रश्न है कि इसके पक्ष में या विपक्ष में, हम कह रहे पक्ष में, ये कहें कि इसके विपक्ष में, तो वो बात चैलेंज जी वजह। प्रतीक जी, मैं जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ हूं। अब मैं आधार देता हूं क्यों। ये कहने की हिम्मत जो बहुत कम लोगों में होगी, लेकिन मुझे देश से प्यार है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। यहाँ ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, सब जाति के लोग होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आप हाथ ऊपर उठवा के देख लीजिए कितने लोग आरक्षण का लाभ ले पाए, जरा हाथ उठा के बता दें यहाँ पे आपके शो में जो है। पहली चीज। दूसरा, अभी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, सेंसस 2011, उसके जो सपोर्टिव सप्लीमेंट जो सेंसस किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, आपको शायद जानकारी नहीं है इसकी, जो है आपको पता है? अरे रुकिए आप, मैं आपको डेटा बताता हूँ। अरे रुकिए ना आप, होल्ड इट। अरे आप कैसे जानते हैं? 46 लाख 73,034 कैटेगरी है। इनको चुप रखेंगे? मैं गर्मी थोड़ी ज्यादा है। तब देने दीजिए। 46,73,034 जो है कैटेगरीज है, जिसमें जातियां हैं, सरनेम्स हैं, सबकास्ट हैं, सिनोनिम्स हैं, आपकी उपजातियां हैं, क्लैंस हैं। अब ये दिक्कत कहां पे पैदा हुई? मैं 8 बड़े राज्यों के नाम आपके सामने रखता हूं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और तमिलनाडु। जब इस तरह का डेटा आया, महाराष्ट्र के अंदर 69,10,000 जो है अभी भी गड़बड़ी है। बड़ी तैयारी के साथ लोग आए हैं, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया, और वो ये था कि आपको बधाई देनी थी। वो बधाई आपको जरूर देनी चाहिए। वो ये कि हमने चीन को इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, शर्माइए मत। हमने चीन को पछाड़ दिया एक चीज में। भारत माता की वंदे। अरे पूछ तो लीजिए। हमने पछाड़ दिया आबादी के बोले वो कौवा कान ले गया, वो कौवा को ढूंढो, तो कौवा ढूंढने लगे। बोले कौवा तो नहीं, अपने कान देखने चाहिए। बधाई तो सुन लीजिए। क्यों? मैं आ रहा हूं। राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। मैंने कहा कि पूछ तो लीजिए कि क्यों हमने चाइना को पछाड़ दिया है? आबादी के अंदर बहुत खुश हैं आप? क्यों नहीं होंगे? अच्छा ये बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। हाँ जी। क्या क्या कर रहे हैं? एक सफदरजंग हॉस्पिटल में है। हाँ। और बिटिया की शादी 2011 में। बहुत सुखी परिवार। ये न्यूज क्या 18 रिपोर्टर प्रतीक सिंह कनौट भैया जी, कहीं बालिका निशान एज। क्या हुआ? अच्छा, मिडनाइट विथ गैंग्रीन। This is my one child in the family and the father died 9 years ago and the loss of treatment is said to be इकाई ढाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 30 लाख। पेशेंट इज एडमिटेड इन एम्स दिल्ली फॉर द। जी मैं आया। जी जनाब मैं आया एकदम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जनाब वजह बताइए, वजह जातिगत जनगणना की वजह क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए? वह मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे जानकारी है, कहने की हिम्मत सब में नहीं है। यहाँ खड़े लोग एक एक व्यक्ति जानता है कि इसका वजह क्या है, और उसका वजह है कुर्सी। अब इसका विश्लेषण सुन लीजिए। कुर्सी की लड़ाई है। जरूरी बात है तो कर लीजिए। ये लड़ाई कुर्सी की है। अब इसका विश्लेषण सुन लीजिए सर। 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत की, 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बाकी जो 62% वोट है, वो उस वोट को कलेक्ट अगर करना है तो जाति जाति में, धर्म धर्म में, मजहब में, पति पत्नी में, औरत मर्द में, सब में तोड़ फोड़ करना होगा। नजदीक थोड़ा पहुंच रहे हैं हम। अब यहां तक आगे, अब देखिए कितनी नजदीक। वजह मैं भी बताऊंगा, और इसकी वजह हिंदुस्तान में बहुत दिनों से डिबेट चल रही है हिंदू मुसलमान की। इसके बाद हिंदू मुसलमान की डिबेट बिल्कुल बंद हो जाएगी, यकीन मानिएगा।
वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। वजह फिर ये डिबेट ये शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी आप देखेंगे यही डिबेट चलेगी। जी जनाब, जी जी। अगर आप मुझसे वजह पूछे तो वजह बहुत ही सिंपल है, किस्सा कुर्सी का। हमें बस इलेक्शन जीतना है। वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे सालों से, डेकेड से चल भाई वो कह रहे हैं कि हमारे पिछड़े लोग हैं, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर ये संख्या भी है और इतनी ज्यादा भागीदारी भी है तो फिर आपने ये क्यों हटाया? ये जो आरक्षण वाला कहानी है, ये आपने क्यों हटाया? ये जो 4% है, क्या ये चीज लीगल थी? संविधान के हिसाब से थी? बिल्कुल नहीं थी। पूरी कहानी अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है आने वाली है चुनाव में। कांग्रेस आने वाली है चुनाव में। जी, आपके हिसाब से वजह? सॉरी, एक लास्ट चीज और, एंटी इनकम्बेंसी। इनकी जो गवर्नमेंट है जो अभी चल रही है उसके इतने सारे फेलियर्स हैं, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल जिसे कहते नहीं है हिंदी में वाट लगी हुई है। तो उस सब को छुपाने के लिए अब आपको कुछ तो एजेंडा पुश करना पड़ेगा पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए। क्या डेटा है? अब मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, इंडिया सबसे नीचे है जो है, जो पाकिस्तान सबसे ऊपर है, मतलब कुछ भी बोलो जो है, बिना तथ्यों के कुछ भी बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर की वोट लगी हुई है। अरे पहले प्रतिदिन जो सड़क बनती थी आपकी 15 किलोमीटर जो है हाईवेज की, आज जो 35 से ऊपर है जो है। ये डेटा नहीं है क्या? जो आज आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये डेटा नहीं है क्या? जो हाँ, मैं समझ गया। आपके पास 10 महीने का थोक का मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक, ये भी डाटा है और पता करना चाहिए लोगों को 10 महीने के बाद क्या हुआ, स्थिति कौन रह गया। मुझे एक मिनट जब डिबेट का एक हिस्सा ये, एंड देन फिर मैं आऊंगा। वजह क्या जाति गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सब आपका विचार। देखिए, ये जो परिवर्तन आया है, राजनीतिक रुख में जो बदलाव आया है, उसकी जो वजह है वो जो अदालत बीते दिनों जो फैसला दे गई, जिसके बाद आरक्षण का लिमिट जो है 50% से ज्यादा हो सकता है। जो मंडल कमीशन जब आया तो उसमें जो ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का हुआ, तो इसका कारण ये था कि 27 से ज्यादा वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि 50% का लेबल लगा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब वो सीमा जबकि टूट गई है, तो वो मंडल कमीशन जिस बात को अधूरा छोड़ गया था कि ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन 27% से हम ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 50% का लिमिट है, तो इस पर पुनर्विचार का की जो जरूरत है, इसी जरूरत ने राजनीति को इससे जोड़ा है। आप भी बोलना चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नाम बताइए अपना और प्रोफेशन बताइए, एंड देन यू आर एबल टू स्पीक। जी, आ रहा हूं। नाम है अवनीश सिंह, आई एम फ्रॉम, प्लीज मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। हाँ, नाम है अवनीश सिंह, आई एम फ्रॉम एक्स आर्मी बैकग्राउंड एंड डिड माय हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड। राइट, एब्सोल्युटली जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम जिस ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये चीजें हमें पीछे खींचती हैं। जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो खुश हैं, बट देन इट शुड बी मेड बेस्ट। ठीक है, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और जब तक हम ये डिवाइड होगी, मैं राजपूत हूँ, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, भाई ये चीजें दिमाग में चलती रहेंगी, एंड देन वन इंडियन वन आइडेंटिटी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या? जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, मैं वाराणसी से आया हूँ, 80 क्षेत्र से। मोदी जी के सांसद जी, जहाँ भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन को कब्जा करके अष्टधातु, आपको बोल दिया था, एक बार बोल गए, 2 बार बोल गए, ये नहीं बताते हो तो कि मंदिर जाने आने में कितनी सुविधा हुआ, कॉरिडोर कितना बढ़िया। मैं आया जी, मेरी वजह भी है, मैं भी वजह जरूर मुझे भी बताना चाहिए। और वजह यह है कि किसी ने ये क्यों नहीं पूछा अब तक इस पैनल में कि इस देश की आजादी के बाद जब ये समानता का अधिकार आरक्षण का लगा, तो उसका मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को लाभ नहीं हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब मेरे असहमत होंगे बहुत सारे लोग, होना भी चाहिए, असहमत होना चाहिए। डेमोक्रेसी में विचारों का खनन भी होना चाहिए और सामने आमने होना चाहिए। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि देश की आजादी के बाद इस अमृत महोत्सव में क्या आरक्षण का जिनको लाभ मिलना था वो लाभ मिला या नहीं मिला? लेकिन असल वजह मैं बताऊंगा कि राजनीति में किनारा क्या होता है और कहां से मुद्दे फिसल के आगे निकल जाते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। विपक्ष को लगता है कि एकता के लिए क्या जरूरी है, कांग्रेस ने यह मुद्दा क्यों उठाया, कांग्रेस रीजनल पार्टी के साथ क्यों अलाइन करना चाहती है। और सवाल यह भी है बड़ा
कि आखिर मोदी से निपटना है 24 में, तो पार कैसे पाना है। मुद्दा अभी यही है। वक्त छोड़े से ब्रेक का आता हूं। जी का हिंद में जनता के लिए तैयार नहीं दिख रहा, जिसको लेकर पुलिस ने दावा किया कि वो 1 से 2 बार एसटीएफ के रडार पर आ गया, लेकिन बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम एक पेशेवर अपराधी है जो अकेले भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सक्षम है, जिसके बारे में बम बनाने और चलाने में महारत का दावा किया जाता है। गुड्डू मुस्लिम पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है और जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे नारकोटिक्स के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे बाद में जेल भी हुई, लेकिन अतीक ने उसे जमानत पर रिहा करवा लिया। बाद में अतीक गैंग के लिए काम करने लगा। उधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के मरियाडीह गांव में छापेमारी की और इस गांव में अतीक की बहन का घर है और पुलिस को शक था कि शाइस्ता वहां छुपी हो सकती है। और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के कई जवानों ने अतीक की बहन के घर के अलावा पूरे गांव की तलाशी ली। माना जा रहा है कि शाइस्ता पुलिस से बचने के लिए अतीक की बहन के घर जा सकती है, इसलिए पुलिस ने उस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही वहां फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मरियाडीह गांव के आसपास भी छापेमारी अभियान शुरू किया गया। इससे पहले पुलिस शाइस्ता की तलाश में उनके मायके कसारी मसारी इलाके में भी दबिश दे चुकी है, लेकिन शाइस्ता के घर वाले वहाँ से फरार हैं। उधर अतीक और अशरफ की मौत के बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी डर गया है। उसे अपनी मौत का डर सताने लगा है और यही वजह है कि उसने अपनी हाई सिक्योरिटी सेल को जेल प्रशासन से कहकर पहले से छोटा करवा लिया है। बाथरूम की सुविधा भी उसने रूम के अंदर ही सीमित करवा ली है, जिससे वो किसी के संपर्क में न आ सके। उधर जेल में उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दावा है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई है कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। जेल कैंपस की सुरक्षा में 150 जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्तार जेल में बेचैन होकर घूम रहा है। इधर प्रयागराज में पुलिस अब अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित की तलाश में जुट गई है। पुलिस को शक है कि इन तीनों ने गुड्डू मुस्लिम के साथ मिलकर अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग की। मतलब यूपी पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या में कहीं उसके गैंग का हाथ तो नहीं। असल में उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने अतीक के खास नफीस बिरयानी, रुखसार और सुधांशु त्रिपाठी से पूछताछ की थी। अतीक का फाइनेंसर बताए जाने वाला नफीस बिरयानी का कारोबारी है। अतीक अहमद का फाइनेंसर ये नफीस बिरयानी था, जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो रुखसार का बताया गया। इसलिए पुलिस ने अतीक हत्या केस की जांच के दायरे में इन तीनों को भी शामिल कर लिया। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई। वहां विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और केरल के कोषिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोषिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता अशोक जैन को पहले रस्सी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटने लगे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उनके साथ मारपीट करने लगी, जिसमें कांग्रेस नेता अशोक जैन बुरी तरीके से घायल हो गए। हाथ टूट गया, मेरा ये दांत टूट गया,
और इतनी क्रूरता से रस्सियों से बांध के उनने मेरे साथ मुझको मारा है। वहीं पुलिस ने मामले को संपत्ति से जुड़ा बताया और कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे 4 आरोपियों को पकड़ लिया। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर वहां के नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला। आरोप है कि यह दफ्तर शौचालय की जगह पर बना हुआ था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर हरियाणा के सोनीपत में 2 नकाबपोश चोरों ने हथियार के दम पर एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं। एक ने हेलमेट और दूसरे ने मास्क पहना हुआ था। दोनों सामान से भरे स्टोर में घुसे और एक काले बैग में कैश भरने लगे। इस दौरान व्यापारी भी वहीं खड़ा था। कैश लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन जाते वक्त बदमाशों ने स्टोर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था ताकि व्यापारी बाहर न आ सके। अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की पर्ची में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए फर्जी टिकट बेचने का इल्जाम है। बताया गया कि इन आरोपियों ने दिल्ली से आए 3 लोगों को 1500 रुपए की फर्जी पर्ची दी थी, लेकिन जब वो भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे तो वो नकली निकली। 6 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया गया और वो जो एविडेंस है उसके बेसिस पे इनके खिलाफ जो है धारा इजाफा किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी हूबहू असली पर्ची जैसी फर्जी पर्ची तैयार कर भक्तों से धोखाधड़ी करते थे। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ, जिसमें ट्रेन ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि टक्कर लगने के बाद मालगाड़ियों के इंजन में आग लग गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलवे ट्रैक के आसपास दोनों ट्रेनों के डिब्बे बिखर गए। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे तो एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े नजर आए। बताया गया कि सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। इस बीच दूसरी मालगाड़ी आ गई और दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा रही तीसरी मालगाड़ी पर जा गिरे। इस हादसे की वजह से इस रूट की कई ट्रेनों पर असर पड़ा। 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बताया गया कि सिग्नल लाल होने के बावजूद दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी आगे बढ़ गई, जिससे यह हादसा हुआ। उधर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में ट्रैक्टर के एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। और शोरूम में लगी ये आग देखते ही देखते आसपास भी फैल गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जब तक आग को काबू किया जाता तब तक शोरूम में रखे करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर जल गए। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर से एक दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 2 तेज रफ्तार अतीक और अशरफ मर्डर मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए शूटर वारदात वाली जगह पर ले जा सकती है पुलिस। हथियार और कत्ल के बारे में होगी पूछताछ। पायरेसी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। संसद के अगले सत्र में आएगा सिनेमैटोग्राफी एक्ट। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। नेशनल नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह का नशा मुक्त भारत अभियान पर जोर। कहा 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का पीएम का संकल्प। अधिकारियों ने करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को कुएं से बाहर निकाल लिया। वन विभाग की टीम ने हाथी को जरूरी इलाज के बाद जंगल में वापस छोड़ दिया। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक निजी स्कूल में बुर्का पहनकर कुछ बच्चों से फातिहा नमाज की प्रैक्टिस कराई गई, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल का गेट बंद करके वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस भी पहुंची और बच्चों के माता पिता को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने भी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अचानक मौसम बदलने से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने से रोक दिया। वहां के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे घाटी पूरी तरह से सफेद नजर आई। लोगों की गाड़ियों, घरों और दुकान सब कुछ बर्फ से ढके नजर आए। रास्तों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। और खासकर पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बर्फबारी की चेतावनी जारी की।
और कश्मीर घाटी में लगातार बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसलिए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अब आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का खतरा है। इसलिए लोगों को उफनती नदी और नालों से भी दूर रहने की सलाह दी गई। बारिशों की वजह से कई नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी आया है और आप देख सकते हैं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी। इधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने का आदेश दिया जिसके जरिए दुश्मनों की जासूसी की जा सकेगी, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के मीडिया ने जारी की, जिनमें किम जोंग उन और उनकी बेटी उस सैटेलाइट के पास खुद मौजूद नजर आए। पास खड़े अधिकारियों से उन्होंने पूरी जानकारी भी ली। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि सारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का आदेश दे दिया। मतलब अब इसे किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। उत्तर कोरिया की ये पहली सैटेलाइट है जो दुश्मनों की जासूसी की ताकत रखती है, जो अगर कामयाब रही तो वहाँ की सेना के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और सैटेलाइट को किम जोंग उन ने अपने देश के लिए बेहद खास बताया, क्योंकि वहां के मीडिया में दावा किया कि ये दुश्मन देशों की एक एक हरकत पर नजर रखने में सक्षम है, जिसे उत्तर कोरिया ऐसे वक्त में लॉन्च करने जा रहा है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों से उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देशों को चेतावनी देने के लिए किम जोंग उन एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण भी कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद जापान में हाई अलर्ट का अलार्म बज गया था। इसी बीच अब उत्तर कोरिया पहली बार ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो दुश्मनों की पल पल की खबर उस तक पहुंचाएगा। और इधर अतीक की हत्या के बाद यूपीएसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली उसकी कई कंपनियों और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी और इन कंपनियों के दफ्तर सील किए जाएंगे। बताया गया कि यूपीएसटीएफ को जांच के दौरान अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता की गुरुग्राम में कई रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में पता चला। इनमें अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, जबकि इसी नाम की दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही शाइस्ता के नाम जाफरी एस्टेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी है। इनके अलावा भी एसटीएफ को कई कंपनियों का पता चला जिनको जल्द जब्त करने की तैयारी है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने भी अतीक और उससे जुड़ी कई प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी के साथ साझा की। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसके कारोबार की कमान संभाले हुई थी, जिसकी तलाश जारी है। उधर प्रयागराज में उमेश पाल केस में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ उसके बेटे की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले ही नोटिस भेज चुका है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद की दुकान में अवैध निर्माण का जिक्र किया गया। साथ ही उस मामले में उसे हाजिर होकर जवाब देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बताया गया ना तो वो खुद आया और ना ही कोई जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद अब आबिद की दुकान पर भी एक्शन हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ ही साथ चकिया के चौराहे पर स्थित इस चिकन शॉप को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जल्द ही की जा सकती है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम फरार है। इसी घटना के बाद उसका बेटा आबिद भी फरार हो गया और तब से उसकी दुकान भी बंद है। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपीएसटीएफ ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपीएसटीएफ को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज की कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो शाइस्ता का ड्राइवर हुआ करता था। जबकि उमेश हत्याकांड में 3 शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए यूपीएसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। और पुलिस ने दावा किया कि अतीक गैंग ने गवाहों के बीच डर पैदा करने के लिए ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि अगर लोग इस गैंग के अपराधों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए सामने आने लगते तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाती। इसलिए गैंग ने एलिमिनेट भी किया और एक ऐसे तरीके से एलिमिनेट किया जिसकी दहशत बन जाए। और यही वजह है कि अतीक गैंग यूपीएसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, जिसे निष्क्रिय करने का प्लान बनाया गया। एनकाउंटर में ढेर हुए अतीक के बेटे असद के पास भी सरेंडर करने का मौका था, लेकिन उसने नहीं किया। और कुछ इसी तरह की अपील यूपीएसटीएफ गुड्डू मुस्लिम से भी कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार है और सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा, जिसको लेकर पुलिस ने दावा किया कि वो 1 से 2 बार एसटीएफ के रडार पर आ गया, लेकिन बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम एक पेशेवर अपराधी है जो अकेले भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सक्षम है, जिसके बारे में बम बनाने और चलाने में महारत का दावा किया जाता है। गुड्डू मुस्लिम पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है और
जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे नारकोटिक्स के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे बाद में जेल भी हुई। लेकिन अतीक ने उसे जमानत पर रिहा करवा लिया। बाद में अतीक गैंग के लिए काम करने लगा। उधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के मरियाडीह गांव में छापेमारी की और इस गांव में अतीक की बहन का घर है और पुलिस को शक था कि शाइस्ता वहां छुपी हो सकती है। और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के कई जवानों ने अतीक की बहन के घर के अलावा पूरे गांव की तलाशी ली। माना जा रहा है कि शाइस्ता पुलिस से बचने के लिए अतीक की बहन के घर जा सकती है, इसलिए पुलिस ने उस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही वहां फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मरियाडीह गांव के आसपास भी छापेमारी अभियान शुरू किया गया। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम बनियाद शितलाम सस्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद से आते हैं यहाँ पे। कितने साल हो गए तुमको ऑटो चलाते? ऑटो चलाते तो सर मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वो सारे लोग जो एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जातिगत जनगणना पर बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ ये शो तमाम सारी चीजों को घेरे हुए होता है, जिसमें वो तमाम आम जीवन के मुद्दे, आम जीवन से जुड़े हुए, और वो लगता है कि नहीं मुझे इस मुद्दे पे बोलना है, मेरा तो ये पॉइंट है, मुझे इस पर कहना है। जैसे कल कोई पानी की टंकी, मैं अतीक पे बात करना चाह रहा था, वो ये बोला नहीं मेरी तो पानी की टंकी है, और मुझे लगा कि पानी की टंकी ज्यादा जरूरी है अतीक से कहीं। सही कहा कि गलत कहा? बहुत शुक्रिया। तो पानी की टंकी पे मेरा शो होता रहा। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस ने 70 साल तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इन्होंने कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और कभी सांप्रदायिकता के नाम पर इन्होंने बांटा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने देखा ना, हर चीज का एक मौसम होता है। उसी प्रकार से एक दुकान कल रात को लगी थी, मोहब्बत की दुकान, और कहीं देखी गई मोहब्बत का शरबत पीते हुए। मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं, जिन्होंने वो मोहब्बत की दुकान लगाई, क्या नवरात्र में लगाई, क्या हनुमान जयंती पे लगाई, क्या रामनवमी पे लगाई? ये ना सोचना कि मैं तुमसे ज्यादा जोर चिल्ला नहीं सकता, चिल्ला सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। तो क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया कि अगर मोहब्बत की दुकान लगा दी? क्या गुनाह कर दिया क्या कोई कि अगर शरबत पिला दिया मोहब्बत का तो कोई गुनाह हो गया? मैं आ रहा हूँ मेरे प्रतीक जी, हाँ जी, ये देश जो है लोकतंत्र संविधान से चलता है, तो शरबत नहीं पिला सकते। ये देश संविधान से चलता है, इसलिए मोहब्बत का शरबत नहीं पिला सकते। क्या कहना चाह रहे हैं? संविधान से चलता तो मोहब्बत का शरबत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। केवल एक जगह शरबत क्यों पिलाते हो? कभी कहीं पर नवरात्र के मेरे बस्तीवासी भाई बहनों को भी just give me a second. मोहब्बत का शरबत मैं आ रहा, नहीं जी बोलिए। नवरात्रे हैं तो रमजान भी है, मोहब्बत, सबका साथ, सबका विकास। बस एक बंदे को मोहब्बत का शरबत पीने का हक नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर बंदा पी सकता
कह रही है कि आप मोहब्बत का शरबत पीना शुरू करिए। इनको बोलिए एक्चुअली मैं पढ़ के आए, सब लोग पढ़ के आए हैं। दरअसल मैं लड़ाई झगड़ा नहीं। रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे कहाँ चले गए थे ये? बताइए। एक नन्ही सी जान जिसका नाम भैया जी, सब चिल्लाए पड़े हैं उसी पे। बोले जितना चिल्ला लो उसी पे। परेशान ना हो ना, तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। दरअसल मैं कह रहा था जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जरूरत हो गया। एकदम से अकस्मात लगा कि नहीं, इस देश में कोई पीछे छूट रहा था, उसको आगे लाना है। तुम सोचते हो क्या कि इस देश में नेता ऐसे सोच रहे होंगे कि हर एक आदमी को ऊपर उठा देना है, हर जो पिछड़ा, जो एकदम हाशिए पे है, उसको आगे लेके आना? ना मेरे भाई, अगर ये मसला होता तो 75 साल में ये रोना यहाँ पे हम रो रहा होते। सबका हो गया होता आगे। इस देश के बाद भी कई लोग आजाद हुए मुल्क और कहां के कहां पहुंच गए। लेकिन अगर यही मसला होता कि जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेके आना है तो कोई बात नहीं थी। दरअसल बात कुछ और है, मैं बताऊं क्या है? मिर्च लग जाएगी, कहो तो बता दें। बोले सवाल ये, मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूं कि हिंदू कमजोर हो रहा है। मैं तो उनसे भी पूछूंगा सवाल जो कहते थे कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब आज क्यों कह रहे हैं जाति के तमाम सारे हिस्से बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि 75 साल के बाद ये क्या अवलोकन हुआ कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको एक बार अवलोकन कर लिया जाए, कितने लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ। मैं तो एक सवाल और पूछ रहा हूं। इस देश में एक चीज चल रही थी हिंदू मुसलमान की, और समझ में नहीं आ रहा था इसको तोड़ा कैसे जाए। बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे थे, बहुत सारे लोगों की नींद गायब थी कि 24 में क्या होगा, कैसे होगा। कि वो तो कहेंगे कि राम मंदिर, तो राम मंदिर का तोड़ कहां से लाया जाएगा। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, और इशारे जो राजनीति समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो राम मंदिर का तोड़ ढूंढा गया। कहां तोड़ा गया? जातिवाद। अब ऐसे में आपके घर में रोटी या दाल महंगी हुई तो मुझसे ना कहिएगा, और ना मुझसे मतलब है। लेकिन ये बात सच है कि जो हाशिए पे हैं उनको ऊपर लाने का तो वादा मेरा भी है, संविधान ने ये गारंटी दी। लेकिन हो क्या रहा है ये जरा मुझे बताया जाए और इस पर नजर डाली जाए। समाजवादी पार्टी, और शुरुआत करेंगे रामचरित मानस से। अभी वैमनस्यता की बात कर रहे थे कि वो शरबत उन्होंने क्यों रामराज की बात नहीं याद आई तुम्हें? दिक्कत यही तो है हाँ। कि इन्हें तुरंत चिढ़ हो जाती कि वहाँ क्यों पिला दिया। अरे भाई कहीं से तो शुरुआत करेगा। हिंदू। अच्छा भाई, मैंने तो कहा कि राहुल गांधी अगर शरबत पिला रहे हो तो अच्छी बात है। मुसलमान सो दोस्ती और हिंदुअन से कर प्रीत। मुसलमान सो दोस्ती हिंदुअन सन कर प्रीत। और रैदास ज्योति सब राम की और सब मेरे हैं मीत। इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? बात तो हम यही कहते, तभी तो कह रहे हैं कि काहे जाति पे बात करते हैं आप? जात न पूछो साधु की, तो काहे जात पे बात कर रहे हैं? अब जब प्रधानमंत्री जी वो भी बताते हैं ना, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं पिछड़े भाई आपको मैंने बिल्कुल एकदम वहीं ले जाके छोड़ा है। जवाब आपको मिनट में मिलेगा, बिल्कुल जवाब आपको मिलेगा आज। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है इनका? अरे इनकी मम्मी बता दें। हैं? गिन्नी। क्या उम्र है? 5 ईयर। इनको जल्दी ले जाइए प्रोग्राम से बाहर। कोई अच्छी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। रुको, आ रहे हैं, सुनो, आ रहे हैं। बहुत जल्दी में हो तो चले जाओ, बहुत जल्दी में हो तो चलो निकल लो, और अगर बहुत जल्दी में नहीं तो खड़े हो, इंतजार करो, सब्र करो। अच्छी बातें नहीं हो रही गिन्नी। 75 साल में हम यही बात कर रहे हैं कि देश को कैसे आगे। कितनी उम्र हो गई बाबूजी आपकी? 54। अरे अभी 100 साल जिएंगे। 54 साल में इन्होंने जब होश संभाला होगा तो देश को तरक्की कैसे। मैं पढ़ रहा था आज महारानी गायत्री का लोकसभा में दिया हुआ भाषण, उसमें वो कह रही थी किस तरह से गरीबी जो हाशिए पे है उनको कैसे लाया जाए और कहां कहां किया जाए। 67 मेरी जन्म से पहले की बात है ये, तब वो ये कह रही थी। और यहां बहुत सारे लोग ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन मसला नहीं हल हो रहा कि नहीं कैसे हल किया जाए। उम्र है 5 साल, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जब होश संभाले तब तक मुल्क बिल्कुल सही। हाँ
हो जाएगा। कैसे होगा साहब? मोदी जी मैं घुमा के फिर वहीं लाया। अब कि बोले लड़ाई तो उन्हीं से है, मोदी से, तो जातिगत गणना करवाओ, ये कराओ, वो कराओ, लेकिन हल ये है कि मोदी को हटाओ कैसे, हराओ कैसे। जी मैं ये कहना चाहता हूं, जो जाति की जनगणना करने के लिए आज विपक्ष सारी पार्टियां एक हो रही हैं, मैं इनसे आज पूछना चाहता हूं, जाति की जनगणना कराई किसने? पहली बार हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कराई। मेरे देशवासियों, अंग्रेजों ने कराई। और क्यों कराई? 1931 में कराई, लेकिन तुम्हें टाइम, तुम्हें पता कहाँ चल गया? मेरे को पता है सर, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। डिग्री बताओ क्या है? डिग्री मेरी कक्षा 8वीं पास। आजकल किसी से पूछ लो कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तो अनर्थ है, अनर्थ है। बस समझ लो, डिग्री ना पूछो। 8वां हो तो पर तुम 8वां पर बुद्धि बड़ी रखते हो यार। मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, एक समाज को ऐसे बांट दिया, जाति में बांटा, भाषा में बांटा, इतना बांटा कि हमको छिन्न भिन्न कर दिया। हम 90% होकर के हमारी 70 साल तक सुनवाई नहीं होती थी। आज जो राम मंदिर बना है, जो ट्रिपल तलाक का कानून आया है, जो 370 खत्म हुआ है, ये हमारी ताकत है, नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। क्योंकि हम पहले यादव बन करके वोट करते थे, दलित बन करके वोट करते थे, पंडित बन करके वोट करते थे, ठाकुर बन करके वोट करते थे। जब हम हिंदुस्तानी बन करके वोट किए तो 2014 आया। मैं कहूंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट बांटने वाले सुन रहे हो, इनको कहीं से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी दीजिए, 100% जीतेंगे ये। और अगर नहीं तो स्टार प्रचारक में रखिए इनको, बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे। भाई चुनाव का मौका आ गया जी, आप भी बोलिए, क्या नाम आपका? प्रवीण। अरे नाम बताने में आपको क्या, आप मालूम कि बहुत बड़े वायरल हैं? हाँ, आजकल यही कहा जाता है कि भाई किसी से पूछ लो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इतना बुरा मान जाता। बोले अरे आप मुझे जानते नहीं। मैंने कहा नहीं जान रहा। बोला मेरे तो 50,000 वायरल हैं। बोलिए, हैं? सोच रहे थे कि प्रवीण बताऊं या परवीन बताऊं? नहीं, जो तो लो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जी हाँ जी। प्रतीक जी, मैं सबसे बड़ी बात चिंता ये है कि जाति गणना को लेकर हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी जन आंदोलन हुआ क्या लोगों ने जाति गणना की मांग की? नहीं की। फिर इनको क्या पड़ी है? बिहार में चल रही है। अरे चल रही है, लेकिन लोगों तो नहीं ने मांगा ना। नेता लोग क्या नाम जबरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे तुम कौन हो, हम बताएंगे तुम कोई भी समाज में बराबरी तभी हो पाएगी जब उसको आप आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आप उसको प्रबुद्ध करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी के अगेंस्ट क्यों है? मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। दिक्कत तो यही हुई कि ओबीसी भी उधर बीजेपी की तरफ दिखा, अति पिछड़ा भी वहीं दिखा, पिछड़ा भी वहीं दिखा। जो इसमें थोड़ी थोड़ी सेंध लगी तो वो दिमाग लगाया कि अब इसको कैसे पार पाया जाए, कि जो टुकड़े टुकड़े टूट करके उधर चले गए। तो क्या समाज में सबको अधिकार है या नहीं कि इकोनॉमिकली वो मजबूत रहे, राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल रहे। कांग्रेस को और विपक्षी पार्टी को पूरा अधिकार है। इस देश में उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन देश कहीं जाए तो जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैं आया। देखिए आप देखिए, ये सारी बातें होते हैं, मुद्दे इधर से उधर तोड़ के क्या फायदा? जब जो शख्स कहता है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, वो जाति की बात क्यों करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर ये जाति तोड़ने की बात नहीं है, समाज जोड़ने की बात है। हम समाज अच्छा तो एक बात बताइए, मैं जवाब आपसे मांगता हूँ, प्लीज एक बात बताइए, ओबीसी में जो मुसलमान अकलियत शामिल हैं उनको माइनस करेंगे या नहीं? हाँ में और ना में जवाब दीजिए। मैं टोटल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस है। जब ये बात कर रही है, मैं तो बात करता हूँ, मुद्दे आप भटका लें। भटका रहे हैं, अभी तो आएंगे। अभी तो बरैया का छत्ता आपने शुरू किया है। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान पे बहस आगे नहीं होगी। जी जस्ट गिव मी बीजेपी। देखिए, ये मैं एससी और ओबीसी कम्युनिटी को आगे ले जाने की बात करते हैं। 70 साल तक इन्होंने उन्हें पीछे रखा, वंचित रखा। आज मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास किया, मैं आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि अभूतपूर्व तरीके से 9 सालों में गरीबी रेखा से बाहर ले जाने का काम भारत ने अपने लोगों को किया है। ये होता है उनका हक देना। आप देखेंगे कि महंगाई
महंगाई की बात कर रहे हैं, मेरी बहन भी बात कर रही थी कांग्रेस के समय। तो फिर ये बताइए, आप भी एक जवाब दीजिए। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप जवाब नहीं देंगे। आप जब 80 और 20 की बात करते हैं ना, आप भी तो 80 और 20 की बात करते हैं भाषणों में, तो 80-20 क्यों करते हैं आप क्यों 80-20 करते हैं? 80-20 की नहीं, हम 142 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं। उसका नतीजा देखिए। इलेक्शन आता 80-20 की करते हैं, बताओ आप। इलेक्शन आता तो 80-20 की करते हैं आप, बताइए आप। देखिए प्रतीक जी, आपने उनसे पूछा था कि आखिर क्या कारण है, ओबीसी भी उधर है, एससी भी उधर है, अति पिछड़ा भी उधर है, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है। हाँ। तो इतना है कि काम चल जाए। इन्होंने बोला हम उनकी गणना करके उनका आर्थिक जो स्तर है ऊंचा करना चाहते हैं। इन्हीं के प्रधान, आर्थिक नहीं, सामाजिक बोला, आर्थिक इन्होंने हटा दिया, आर्थिक हटा लिया था, आर्थिक हटा लिया था। राजीव गांधी जी इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहते थे? हमारे प्रधानमंत्री। चलिए हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। क्या कहते थे? 1 रुपया चलता है 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बिगैर किसी जातिगत जनगणना के 1 रुपया चलता है, 1 रुपया नीचे पहुंचता है, इसकी व्यवस्था की है। बिल्कुल की है, और इसकी सराहना सिर्फ देश में नहीं है, अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, और उसकी गवर्नमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन अभी रखा गया परसों नरसों, और उसमें यह कहा गया कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट से, और उन्होंने स्वीकार किया कि हम अपने यहाँ इस मुल्क में श्रीलंका में इसको अपनाना चाहते हैं। जो अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन आप चुनाव पे 80-20 की बात ना क्या करिए। देश को कैसे आगे बढ़ाया है उसका एक छोटा सा उदाहरण 20 सेकंड में। पहले चेक 2014 से पहले कितने दिन में अकाउंट में आता था? 5 दिन में। रेंग कर आज कितनी देर में पैसा आता है? 5 सेकंड में। यही है। अरे गुरुजी, खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में धवन का तो ये अच्छा लगता है, लेकिन आपका अच्छा नहीं लगता जी। हाँ जी फाइनली मैं पहली बार आपके शो पे आई हूँ। अच्छा तो लगा? जरूरी नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना जरूरी नहीं है यहाँ पे। नहीं भैया जी, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। जो चीज इच्छा है क्या? इच्छा तो अभी फिलहाल नहीं है। रुके, जो एस्पिरेंट है उससे जरूर पूछना चाहिए। पहली बार आया, क्या बताओ बेटा, बहुत परेशानी में लग रहा है। हाँ बोलिए, कहाँ से आना हुआ? मैं बुढ़ारी से आया हुआ हूँ। हाँ। एक बात बोलना चाहता हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुम का, कौवा मोती खाएगा। ये सारे कौवा मोती खा रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं मानता, ये सारे ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे हंस हैं। बड़ा मुश्किल होता है, ये नीर चीर ना, ये सारे के सारे हंस हैं। और हंस की क्वालिटी क्या है? हंस की क्वालिटी ये बताया गया है कि वो नीर क्षीर विवेकी होता है। नीर माने पानी, दूध और पानी, नीर और क्षीर दोनों में अंतर जानता है। क्या कर रहे हो तुम? हम मास कॉम। हाँ, अच्छे लड़के हो, स्टूडेंट अच्छे हो तुम। हाँ जी। फसली बटेर है, हंस नहीं है, फसली बटेर है। अपने तो फिर आप कैसे शरीक होना चाहती हूँ उसमें? जब श्राद्ध करते तो भैया बता रहे कि कौआ होता है, हमने श्राद्ध करते हैं तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कौओं को ही भोजन कराते हैं छत पे जा करके। दूसरा पंडित जी, आपका भविष्य समाजवादी पार्टी में बिल्कुल फिट है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी जैसे ये कह रहे थे कि 70 साल तक ये कुछ नहीं हुआ, ये 3 बार के अपने अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी उसी में शामिल करते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये उसमें शामिल कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 बार कल्याण सिंह रहे, राम गुप्ता जी रहे, इसके बाद राजनाथ जी रहे, अब रहे, लेकिन उसमें शामिल नहीं कर पाते। प्रतीक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में आज जो सरकारी नौकरियां कितनी है, आरक्षण से एक्चुअल में लाभ कितना मिलेगा, ये सोचने का विषय है। दूसरा भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई धर्म के आधार पर तो आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं संविधान के अंदर जो है, तो किस तरह से अन्य जो धर्मों में ये बात करेंगे, ओबीसी या एससी की बात करेंगे, जरा बताइए। हम कब बोले? अरे क्या बोले जा रहे हैं? मैंने जब पूछा आपसे कि मुसलमानों का आरक्षण, देखिए सब बातों को छोड़ दिए, मैं आज भी समझना चाहता हूँ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे है कि 7.45 अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी बात होगी ना, उसकी बात होगी। अगर इसमें सारे लोगों में महंगाई आज ज्यादा है तो वो बात होगी ना। सुर्खियां बदलने से मुद्दे नहीं बदलेंगे।